सबका प्रयास केएसडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज स्पष्ट रूप से बिना किसी बाधा के आप सबको सुनाई दे रही है? हेलो एवरीवन। ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रयास केएसडी के यूट्यूब चैनल पर। क्या मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आपको सुनाई दे रही है? कृपया मेरे मोबाइल में नेट का कनेक्शन वाईफाई कर लें। Waiting for your reply, my dear friends. क्या मेरी आवाज आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही? तो दोस्तों, हम आज टॉपिक जो लेने वाले हैं, वो हम आज ट्राइबल्स के कल्चरल एस्पेक्ट को शुरू करने वाले हैं। यानी आज के बाद अगले 3 से 4 दिन तक आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास इस सेंस में, क्योंकि जो पूरा यूनिट 10 है माय डियर फ्रेंड्स। एक मिनट में आपके कमेंट्स देख लूं। ओके, यस सर, आई हैव गॉट योर कंफर्मेशंस। अथर्व, मैंने आकर सरप्राइज नहीं दिया है। एक्चुअली देख, थोड़ा सा टाइमिंग में चेंजेस हैं। आज मैं पहले ले रहा हूं और अपूर सर थोड़ा बाद में आएंगे, मतलब मेरे बाद अपूर सर आएंगे। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों, हम आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, वो है भील। ओके, आज के बाद अगले 3 से 4 दिन तक हम अलग अलग ट्राइब्स को देखेंगे। भील, गोंड, कोरकू, सहरिया, भारिया, ये सारे ट्राइब्स को हम सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके पढ़ेंगे। और जब हम भील पढ़ेंगे तो भीलों के डांसेस, भीलों के सोसाइटी, भीलों का रिलीजन, भीलों की इकोनॉमी इत्यादि वगैरह, हर प्रकार के डायमेंशन को, हर प्रकार के आयामों को, और उससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन सभी चीजों को खंगालने की कोशिश करेंगे। और आपको हम एक बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन, डेटास और फैक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा सहायक होगा। दोस्तों, अगर हम इस पूरे यूनिट 10 की बात करें तो यूनिट 10 का सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग पार्ट है, वो यही सेगमेंट है, जो कि है आपका कल्चर ऑफ ट्राइब्स, ट्राइबल कल्चर। तो दोस्तों, जरा आप सब तैयार हो जाएं आज की क्लास के लिए। ओके, तो दोस्तों, सबसे पहले हम सब भील ट्राइब्स पढ़ने वाले हैं। भील ट्राइब्स के बारे में अगर हम बात करें तो भीलों के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, हमने उनके ज्योग्राफिकल लोकेशन के टाइम पे ली थी। तो दोस्तों, भील जो है वो मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं। वेस्टर्न पार्ट यानी मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न पार्ट, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, जिसमें झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, धार और बड़वानी वाले क्षेत्र आते हैं। इन 5 जिलों में दोस्तों भील ट्राइब्स पाई जाती है। मुख्यतः इन 5 जिलों में जो 5 वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी पश्चिमी क्षेत्र हैं। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स यानी, याद करिए, ज्योग्राफिकल लोकेशन की क्लास मेरे प्यारे दोस्तों, हमने वहां पर वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट के बारे में बात की थी, और हमने उस वक्त यह देखा था कि हमारा जो पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र है, यानी वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट है, पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र है, वो करीब 37% से लेकर 39% तक की ट्राइबल पॉपुलेशन, 37% से लेकर 39% तक की ट्राइबल पॉपुलेशन को होल्ड करता है। और इस प्रकार से सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में ही निवास करती है। वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में आप देख लीजिए डेटा, 37 से 39% तक। इस वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में ही दोस्तों अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट भी है, जहां पर करीब 89% ट्राइबल पॉपुलेशन निवास करती है। 89%, और वो परसेंटेज पॉपुलेशन के टर्म्स में पूरे समूचे मध्य प्रदेश पे अव्वल स्थान पर है। दूसरी बात करें दोस्तों, इसी वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में या पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र में धार
जिला भी निवास करता है, धार जिला भी स्थित है, धार जिला भी स्थित है, जो सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन होल्ड करता है जनसंख्या के आधार पर, जनजातीय जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। तो दोस्तों हम वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट और वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में रहने वाली सबसे डोमिनेंट ट्राइब भील के बारे में आज बात करना चाह रहे हैं। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो आई होप द ज्योग्राफिकल लोकेशन इज क्लियर। दोस्तों अगर भीलों के बारे में बात करें, ओके भीलों के बारे में बात करें, हमारे पास इंग्लिश पीपीटी भी है और ध्यान रखिएगा हिंदी पीपीटी भी है। चलिए मैं हिंदी पीपीटी खोलता हूं दोस्तों। भीलों की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो करीब करीब 37.39% है, 37.39% है, वो भील है। तो इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो भील शब्द जो है, भील शब्द जो है भील शब्द जो है वो एक्चुअली भिल शब्द से बना है, भिल शब्द से बना है और इस भील शब्द का मतलब होता है तीर। इज दैट क्लियर? क्या? तीर। बिकॉज भील्स आर फेमस फॉर देयर आर्चरी स्किल्स, भील्स आर एक्चुअली फेमस फॉर देयर आर्चरी, आर्चरी यानी तीरंदाजी के लिए भील जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है दोस्तों। ध्यान रखिएगा तीरंदाजी जो है दोस्तों, तीरंदाजी, ओके तीरंदाजी में विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है हमारी भील जनजाति। दोस्तों इनकी तीरंदाजी से संबंधित एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्सा सुनाना चाहता हूं। दोस्तों भील बहुत बड़े तीरंदाज होते हैं, राइट? आप बड़े बड़े राजाओं और बड़े बड़े युद्धों को देख लें तो भीलों ने एज अ तीरंदाज यानी आर्चरी में पार्टिसिपेट किया है, राइट? एक फुट सोल्जर के रूप में। अगर आप पूछेंगे कोई बड़ा युद्ध बताइए, कोई बड़ा युद्ध बताइए जिसमें भीलों ने एक तीरंदाज के तौर पर, एक विशेषज्ञ तीरंदाज के तौर पर पार्टिसिपेट किया हो, तो दोस्तों आपको याद होगा हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जहां महाराणा प्रताप जो थे अकबर के सामने खड़े थे, महाराणा प्रताप अकबर के सामने खड़े थे। राजस्थान के 40 घराने, राजस्थान के 40 घराने राजपूतों के अकबर के साथ खड़े थे और उनका कमांडर इन चीफ था मान सिंह। तो दूसरी तरफ दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना में दोस्तों आर्चरी यानी तीरंदाज जो लड़के, तीरंदाज लड़ाके जो थे, आर्चरी को जो लीड कर रहे थे वो थे हमारे भील्स, वो थे हमारे भील्स। और दोस्तों भील इसीलिए, भील और भीलों में भी एक ट्राइब है, सब ट्राइब है, उसे भिलाला कहते हैं। यह भिलाला ट्राइब राजस्थान में बहुत पाई जाती है। भीलों के अंदर ही एक सब ट्राइब है, उनकी एक उपजाति है, उप जनजाति है जिसे भिलाला कहते हैं। भिलाला ट्राइब्स अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज कहते हैं। क्यों? क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर, हल्दी घाटी के युद्ध में जहां अकबर और महाराणा प्रताप 1576 ईस्वी में एक दूसरे के आमने सामने थे, वह युद्ध वहां समाप्त नहीं हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो हल्दी घाटी का युद्ध था दोस्तों, वो 1576 में समाप्त नहीं हुआ था। वह युद्ध अनिर्णित था, यानी बिना किसी निष्कर्ष के उस युद्ध को समाप्त करना पड़ा था। अगले 20 वर्षों तक महाराणा प्रताप जो है अकबर के साथ संघर्ष करते रहे, 1576 से लेकर 1596 तक। और इन 20 वर्षों में भिलाला उपजनजाति जो कि भीलों की ही एक उपजनजाति है, ये महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही और इसीलिए भिलाला जनजाति अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज कहते हैं। दोस्तों यदि आपके सामने एक और प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति महाराणा प्रताप को अपना वंशज कहती है, तो आंसर होगा भील। और यदि उस ऑप्शन में भिलाला हो तो आप भिलाला को भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि भीलों के अंदर जो भिलाला उपजाति है वो मुख्यतः अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज कहती है, बिकॉज दे सपोर्टेड महाराणा प्रताप, they completely stood behind Maharana Pratap in the 2-decade long drawn prolonged struggle against Akbar. Is that clear my dear friends? जैसा कि आप सब जानते हैं महाराणा ने कभी भी अपनी संप्रभुता, सॉवरेनिटी अकबर के सामने सरेंडर नहीं की। महाराणा हमेशा एक स्वतंत्र, स्वायत्त और अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अपनी एक स्वतंत्र पहचान के साथ जीते रहे। 1596 तक उन्होंने अकबर का किसी प्रकार का कोई मनसब एक्सेप्ट नहीं किया था और उनके पीछे जो लड़ाके खड़े थे, उनके पीछे जो उनकी बैकबोन बनकर खड़े थे, छाया या परछाई बनकर खड़े थे, वो थे भिलाला लड़ाके। इज दैट क्लियर? तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, मध्य प्रदेश की वह कौन सी जनजाति है जो अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है। मैंने आप सबको स्पष्ट कर दिया। दोस्तों अगर आप राजस्थान जाएंगे, ओके, तो महाराणा प्रताप जिस वंश से आते थे उस वंश का नाम है सिसोदिया वंश। और महाराणा प्रताप के जो एक्चुअल वंशज है, महाराणा प्रताप के जो एक्चुअल वंशज है, डिसेंडेंट्स हैं, वो आज भी अपने नाम के आगे सिसोदिया लगाते हैं। आज भी अपने नाम के आगे दोस्तों सिसोदिया लगाते हैं। यदि आप राजस्थान की भील या भिलाला ट्राइब्स के सरनेम्स को देखेंगे तो वो भी अपने नाम के आगे सिसोदिया लगाती है, ऑल्दो वो वहां पर अनुसूचित जनजातियों में आती है। यद्यपि वो अनुसूचित जनजातियों के सारे लाभ, सारे संवैधानिक कानूनी सुरक्षा
प्राप्त करते हैं, लेकिन बावजूद उसके वो अपना एक राजपूत सरनेम सिसोदिया सरनेम यूज करते हैं, एंड दे बेटर डिजर्व इट बिकॉज दे स्टूड बिहाइंड महाराणा अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट द माइटी फोर्स ऑफ अकबर एंड मुगल्स। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये अपने आप को तीरंदाज मानते हैं, ये अपने बात तीरंदाज मानते हैं और हैं भी। इनकी विशेषज्ञता, इनकी एक्सपर्टीज जो है वो तीरंदाजी यानी आर्चरी में है, तीर चलाने में तीर चलाने में है दोस्तों आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि आज भी ये जब तीर चलाते हैं, भील लड़ाके हमारे तीर चलाते हैं, तो वो अपने थंब का इस्तेमाल यानी अंगूठे का इस्तेमाल तीर चलाते वक्त नहीं करते। कारण है एक ऐतिहासिक इनजस्टिस, एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस, एक हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन जो एक जनजातीय लड़के के साथ हुआ था। उसका नाम था एकलव्य। याद करिए, एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया था किसने? द्रोणाचार्य ने कटवा लिया था। और द्रोणाचार्य के पूरे टीचिंग कैरियर पर या मेंटोर के कैरियर पर या गुरु का जो इनका पूरा का पूरा कैरियर है उस पर एक पूरा का पूरा ब्लैक मार्क है, उस पर एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्क है जिसकी निंदा युगों युगों से इतिहास जो है कर रहा है कि द्रोणाचार्य ने एक बहुत गरीब लड़के का जो बहुत स्किलफुल था, आगे चलकर बहुत कुछ अच्छा कर सकता था, उस एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया। उसके प्रोटेस्ट में उसका विरोध करते हुए भील हमेशा यह संदेश देना चाहते हैं समाज को कि हम बिना अंगूठे के भी सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज हैं, हम बिना अंगूठे के भी सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज हैं। इसलिए भील आज भी अंगूठे का इस्तेमाल आर्चरी के लिए, तीरंदाजी के लिए नहीं करते। दोस्तों धनुष जो वर्ड है, राइट, एरो, धनुष, तीर, ये भीलों के लिए बहुत नजदीक है, भीलों के बहुत नजदीक है। भील वर्ड का मतलब, भिल जो वर्ड है उसका मतलब बो होता है। क्या मतलब होता है? बो का मतलब आपको पता है, एरो, ओके, बो मतलब होता है। भील जो वर्ड है वो एक भिल वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है बो। तो यदि आपके सामने एग्जामिनेशन में यह प्रश्न पूछ लिया जाए भील शब्द का मतलब क्या होता है, तो आंसर होगा बो, BOW। इसका मतलब होता है तीर। तीर जो सिंबल है दोस्तों, वो भीलों के लिए एक बहुत सेक्रेड सिंबल है। भील अपने आप को एक वॉरियर क्लास मानते हैं, एक वॉरियर कॉम मानते हैं, जो कि वो हैं भी। 1857 के विद्रोह में चार लड़ाइयां लड़ी थी भीलों ने। हम आगे पढ़ेंगे सब चीजों के बारे में। भीलों ने चार लड़ाइयां लड़ी थी और एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल थी जिसे बैटल ऑफ अंबा पानी कहते हैं, जहां भीलों ने अंग्रेजों के ऊपर एक निर्णायक बढ़त बनाते हुए उन्हें शिकस्त भी दे दी थी। लेकिन अंग्रेज अपनी डबल माइट के साथ आए और बाद में उन्होंने भीलों को क्रश कर दिया। लेकिन भीलों ने 1.5-2 वर्षों तक 1857 के संग्राम में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे और इसीलिए भीलों को 1871 में उन्होंने नोटिफाइड क्रिमिनल्स घोषित कर दिया था। नोटिफाइड क्रिमिनल्स, राइट, आपको मैंने कल परसों बताया था, राइट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत भीलों को उन्होंने नोटिफाइड क्रिमिनल्स घोषित कर दिया था। लेकिन भील एक बहुत बड़ी जनजाति थी, सामाजिक आर्थिक रूप से काफी समृद्ध थी। 1947 के बाद जब हमने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हटाया तो भील बिल्कुल एक समृद्ध जनजाति है। एक रूलर्स भी भील हुआ करते थे। अगर आप ऋग्वेद वगैरह पढ़ने की कोशिश करें, ऋग्वेद वगैरह में भीलों का मेंशन है और उन्हें मालवा का रूलर भी बताया गया है। हमारे बहुत सारे माइथोलॉजिकल टेक्स्ट बुक्स में भीलों को मालवा का शासक भी बताया गया है। तो वो एक वेल एक्नॉलेज्ड और वेल रिकॉग्नाइज्ड कम्युनिटी थी। ओके, 80 सालों को का एक जो बॉर्न क्रिमिनल का स्टेटस है उसको मिलने के बावजूद भी भीलों के सामाजिक स्तर में गिरावट तो आई, आर्थिक स्तर में गिरावट तो आई, बट कहीं ना कहीं वो अपना घर, अपनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर नहीं हुए। वो 4-5 जिलों में, राजस्थान में और कुछ गुजरात में लोकलाइज रहे। ऐसे में 1947 के बाद जब हमने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हटाया तो उन्हें एक्नॉलेज करना, उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो गया और फिर उन्हें तुरंत शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल कर लिया गया। दोस्तों डीनोटिफाइड ट्राइब्स, आज भी 300 से ज्यादा डीनोटिफाइड ट्राइब्स को किसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है। यानी ना तो वो SC में शामिल है, ना वो तो ST में शामिल है, ना तो वो OBC में शामिल है। 300 के करीब जो हमारा आखिरी आयोग बना था, जिसे आप इडाटे आयोग कहते हैं, आखिरी आयोग जो 2014 में बना था, इडाटे आयोग की सिफारिशों से, अनुशंसाओं से हमें ऐसा पता चलता है कि आज भी 300 से ज्यादा ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उन्हें किसी प्रकार की संवैधानिक सुरक्षा या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं मिली है। आज भी वो किसी SC, ST और OBC का टैग हासिल नहीं कर पाए हैं। हमें देना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या मैंने आपको बताई थी कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बिकॉज दीज पीपल डोंट हैव द पेपर्स, राइट, बिकॉज दीज पीपल डोंट हैव द पेपर्स, दे डोंट कैरी एनी डॉक्यूमेंट।
राइट। लेकिन ध्यान रखिए कि भीलों के साथ ऐसी समस्या नहीं आई। 1947 के बाद वो एक वेल रिकॉग्नाइज्ड कम्युनिटी थी, इसलिए तुरंत हमने शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा जो है दोस्तों दे दिया। अच्छा दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, कल शायद मैं एक बात बताना भूल गया था आपको, प्लीज आप सब नोट डाउन कर लें, जॉट डाउन कर लें, ध्यान रखिएगा। और ये एमपीपीएससी में आ भी चुका है ये प्रश्न जो बताने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ओके, एक होता है विमुक्ति दिवस, जनजातीय विमुक्ति दिवस, जनजातीय, ओके, जनजातीय, ये एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। विमुक्ति दिवस, जनजातीय विमुक्ति दिवस, और इंग्लिश में भी इसे जनजातीय विमुक्ति दिवस ही कहते हैं। ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों 31 अगस्त को। ये एमपीपीएससी में आ चुका है। जनजातीय विमुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 31 अगस्त को। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, अखिल भारतीय स्तर पर जनजातीय विमुक्ति दिवस, जनजातीय विमुक्ति दिवस जो है दोस्तों, ये मनाया जाता है 31 ऑफ अगस्त को। इसके पीछे कारण है क्यों मनाया जाता है 31 ऑफ अगस्त को, बिकॉज 31 ऑफ अगस्त, ध्यान रखिएगा, 31 ऑफ अगस्त 1952 को दोस्तों, 1952 को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को एबॉलिश किया गया था। ओके, 31 ऑफ अगस्त 1952 को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, याद करिए, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो कि 1871 में बना, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो कि 1871 में बना, इसे एबॉलिश कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? एबॉलिश 31 अगस्त के दिन किया गया था, और इसीलिए 31 अगस्त को हमने जनजातीय विमुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? जनजातीय विमुक्ति दिवस। और यह परंपरा शुरू कब से, मध्य प्रदेश में शुरू कब से हुई है? 2021 से। यह घोषणा 2021 में की गई थी, राइट। ये घोषणा 2031 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। कुछ विमुक्त जनजातियों की एक महापंचायत, विमुक्त जनजातियों की महापंचायत मध्य प्रदेश सरकार ने आयोजित की थी, और उसमें हमारे उस वक्त के मुख्यमंत्री, तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसी जनजातीय महासम्मेलन में, विमुक्त जनजाति महासम्मेलन में यह घोषणा की कि मध्य प्रदेश भी आज से 31 अगस्त जो है, राइट, वो जनजातीय विमुक्ति दिवस के रूप में मनाएगा। और 2022 के एमपीपीएससी में यह प्रश्न सीधे पूछ लिया गया था। आपको इसके पीछे के कारण, आपको इसके पीछे की जो रीजंस है वो भी पता होने चाहिए कि भाई हमें क्यों मनाया जाता है। बिकॉज इन 1952 द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871, राइट, वॉज एबॉलिश्ड। अच्छा, ध्यान रखिएगा, एबॉलिश्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ केलकर कमीशन, नो, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अयंगर कमीशन। ध्यान रखिएगा, अयंगर कमीशन की रिकमेंडेशन पर इसे कैंसिल किया गया था, और डी नोटिफाइड ट्राइब्स नाम जो दिया गया था वो केलकर कमीशन के द्वारा नाम दिया गया था। आई होप इट्स क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, आई होप इट्स क्लियर। आस्था इज आस्किंग, गुड इवनिंग सर, आई वांट टू आस्क, अभी कितनी क्लास हो गई? 2-3 क्लास हुई हैं। अनु गुप्ता सर, आज आपकी क्लास जल्दी हुआ करे तो नोटिफाइड कर दिया करो। ओके ठीक, अनु गुप्ता जी, ठीक। गुड इवनिंग गोलू जी। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया गया था, मैंने आपको नहीं बताया था। तो दोस्तों मैंने भील ट्राइब्स के बारे में कुछ बातें की। दोस्तों भील जो है वो भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक हैं। भगवान शिव के दोस्तों एक बहुत बड़े उपासक हैं, ध्यान रखिएगा। ये इवन भगवान शिव को अपना वंशज मानते हैं। दोस्तों एक बात जनजातियों के बारे में आप सब अच्छे से जान ले, मध्य प्रदेश की जो बड़ी जनजातियां हैं, चाहे वो भील हो, चाहे वो गोंड हो, ओके, चाहे वो भील हो, गोंड हो, चाहे वो कोल हो, ज्यादातर इन जनजातियों में हिंदू देवी देवताओं की ही पूजा की जाती है। यानी कला और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखने की कोशिश करें तो ज्यादातर जनजातियां जो है वो हिंदुइज्म को, यानी हिंदू धर्म को मानती है। ओके, हिंदू धर्म को मानती है। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे बताने वाले कि भाई दे आर दोज पीपल हु आर लिविंग in a very isolated and insulated places in forest and they are far away from society, so they don't follow Hinduism। ऐसा बिल्कुल नहीं। जब अभी अब मैं ढेर सारी सांस्कृतिक परिदृश्य आपको बताऊंगा जनजातियों के,
जनजातियों के सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में ढेर सारी चर्चा होगी। आप सबको इस चीज का बड़े अच्छे से पता चल जाएगा कि हमारी जनजातियां जो हैं वो मुख्यतः हिंदुइज्म को फॉलो करती हैं। भगवान शिव जो सनातन धर्म के पुरोधा हैं, ध्यान रखिएगा, भगवान शिव जो सनातन धर्म के पुरोधा हैं, उनके वंशज अपने आप को मानते हैं कौन? भील। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा आपको, एक विशेष प्रकार का फेस्टिवल, ओके मेरी बात सुनिए, भील एक विशेष प्रकार का फेस्टिवल मनाते हैं, उसे गवई फेस्टिवल कहा जाता है, उसे गवई फेस्टिवल कहा जाता है। ये भगवान शिव को समर्पित है। आप ध्यान रखिएगा, फेस्टिवल की क्लास अलग से होगी, बट अभी सुनिए, भगवान शिव की पूजा करते हैं और एक गवई फेस्टिवल, मैं हिंदी में लिख दूं, गवई उत्सव मनाते हैं, गवई उत्सव मनाते हैं, गवई फेस्टिवल मनाते हैं, जो भगवान शिव को समर्पित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। अच्छा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित कैसे है? एक्चुअली में भगवान शिव का एक अनन्य भक्त हुआ करता था, उसका नाम था भस्मासुर। ओके, उसका नाम था क्या? भस्मासुर। आप भस्मासुर की कहानी आपने सुनी होगी। भस्मासुर को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वो जिसके ऊपर भी हाथ रखेगा वो इमीडिएट भस्म हो जाएगा। इस प्रकार का प्रताप, इस प्रकार का शक्ति, इस प्रकार का जो एक माइट है, वो भगवान शिव ने भस्मासुर को दिया था। भगवान शिव के तो बहुत सारे राक्षस भूत सारे भक्त हुआ करते थे, तो भस्मासुर ने यह वरदान भगवान शिव से प्राप्त किया, और जब वो धरती पर आया तो उसने केओस मचा के रख दिया, एनार्की मचा के रख दी। हर किसी को वो बस उसके सिर पर टच करता था, भगवान सिर पर टच करता था, और वो व्यक्ति इमीडिएटली भस्म हो जाया करता था। जिसके भी कोई भी रैंडम इंसान पकड़ ले भस्मासुर और उसके बस सिर पे हाथ रख दे, जिसको वो पसंद नहीं करता, वो इमीडिएट भस्म हो जाता है। धरती पर त्राहिमाम लोग चिल्लाने लग गए, एक एनार्की और केओस का माहौल हो गया। समस्त देवगण भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले, भोलेनाथ आप हमें यह बताइए कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को इतना बड़ा वरदान दे दिया, जो पूरी धरती पर जो है केओस और एनार्की मचाकर रख दिया है। उस व्यक्ति ने लॉलेसनेस, पूरी धरती विधि विहीन हो गई है, कानून विहीन हो चुकी है, ओके, और डर का माहौल है धरती पर। भगवान शिव ने अपनी एक रिग्रेट प्रस्तुत किया कि मुझसे गलती हुई और आप सब जो करना चाहते हैं इस पूरे मैटर पर कर लीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु मोहिनी का अवतार लेकर धरती पर जाते हैं, और मोहिनी का अवतार लेकर वो भस्मासुर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब भस्मासुर मोहिनी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कि भगवान विष्णु ही थे, तो मोहिनी नृत्य करने लग जाती हैं और भस्मासुर भी उनके साथ नृत्य करने लग जाता है। मोहिनी भस्मासुर को इस चीज के लिए कन्विंस कर लेती है कि जैसे जैसे स्टेप्स मैं नृत्य में कर रही हूं, तुम भी वैसा ही करने की कोशिश करो। और भस्मासुर मोहिनी की ब्यूटी से इंग्रॉस होकर, मेस्मराइज होकर वो सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करने लग जाता है। और धीरे से मोहिनी जो है डांस स्टेप्स के दौरान अपना ही हाथ अपने सिर पर रखती हैं, तो भस्मासुर भी उन्हें कॉपी करते हुए अपना ही हाथ अपने सिर पर रख देता है, और ऐसे में भस्मासुर वहीं पर भस्म हो जाते हैं। अपने ही प्राप्त किए गए वरदान से उनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में भस्मासुर की मृत्यु के बाद जब वो स्वर्ग पहुंचते हैं, तो भगवान शिव के पास पहुंचते हैं, बोलते हैं मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ? तो भगवान शिव उनके पापों का लेखा जोखा बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो वरदान दिया था मैंने, उसका तुमने भयंकर मिसयूज किया और धरती पर खूब सारा पाप मचाया। धरती पर तुमने खूब सारा जो पाप जो है फैलाया। तो भस्मासुर इस चीज को रिग्रेट करने लग जाता है। भस्मासुर बोलता है, प्रभु मुझे प्रायश्चित करना है अपने सभी चीजों का। तो भस्मासुर उसके बाद मृत्यु के पश्चात बहुत ज्यादा प्रायश्चित करता है। तो फिर भगवान शिव कहते हैं ठीक है, तुमको तुम्हारे प्रायश्चित तो नहीं। कुल मिला के भस्मासुर भगवान शिव से ये बात बोलते हैं कि ठीक है, आप मुझसे सब कुछ छीन लीजिए, मेरा जीवन छीन लीजिए, मेरी शक्तियां छीन लीजिए, लेकिन सिर्फ एक चीज मत छीनिए, और वो है आपका एक बहुत बड़ा शिष्य, आपका एक बहुत बड़ा चेला, या आपका एक बहुत बड़ा शागिर्द होने का जो टैग है, आपका एक ब्लू आइड बॉय, आपका एक बहुत बड़ा भक्त होने का जो टैग है, वो मुझसे मत छीनिए। आपका नाम मेरे साथ जुड़ा रहे, ये मेरी विरासत के लिए काफी है। और इसीलिए भगवान शिव ने कहा ठीक है, चलो तुम्हारी और मेरी भक्ति जो है, तुम्हारी मेरे प्रति जो भक्ति है, उसको एक फेस्टिवल के रूप में धरती में मनाया जाएगा। दोस्तों, और इसी फेस्टिवल को गवई फेस्टिवल कहते हैं, जो हमारे भील मनाते हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश के भील नहीं दोस्तों, झाबुआ और राजस्थान के भील भी इस त्योहार को मनाते हैं, गवई फेस्टिवल। ध्यान रखिएगा,
ये गवई फेस्टिवल भीलों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भील जो है दोस्तों इस गवई फेस्टिवल के माध्यम से भगवान शिव के प्रति अपनी अनन्य भक्ति या फिर हम कहें अपना टोटल डिवोशन जो है, वो टोटल डिवोशन या फिर हम कहें डेडिकेशन दिखाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये फेस्टिवल भीलों के बहुत करीब है। ये फेस्टिवल जो है भीलों के देखिए शायद 3 ऑफ हो गए, ठीक। ये फेस्टिवल, एक मिनट माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज वेट। Please wait friends, there is some technical issue, we are sorting it out. Okay, so we have resolved the technical issue friends. तो गवई फेस्टिवल जो है दोस्तों भीलों के बहुत नजदीक है, जो भगवान शिव की प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों ये गवई फेस्टिवल भील जो है वो 40 डेज तक मनाते हैं। कब तक मनाते हैं? 40 डेज तक, 40 दिन तक मनाते हैं। और इस पूरे की पूरे 40 दिन में भीलों का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है इस फेस्टिवल को मनाने का। भीलों का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, और वो कोड ऑफ कंडक्ट ये है दोस्तों कि भील गवई उत्सव मनाते वक्त, गवई फेस्टिवल मनाते वक्त जमीन पर ही सोते हैं। जमीन पर, वो बिस्तर पर नहीं सोते, किसी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करते। उनका जो सबसे महत्वपूर्ण शराब है, उनकी जो सबसे प्रिय शराब है, पेय पदार्थ है, फेमस ड्रिंक है, जिसे आप ताड़ी कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे भीलों का, अभी पढ़ लो। ओके, भीलों का जो फेवरेट ड्रिंक है, भीलों की जो शराब है उसे ताड़ी कहते हैं। वो 40 दिनों तक ताड़ी का भी सेवन नहीं करते। तो भीलों के दिल के आध्यात्मिक रूप से भील जो है भगवान शिव से बहुत जुड़े हुए हैं, राइट। आध्यात्मिक रूप से, भावात्मक रूप से काफी ज्यादा लोकप्रिय है भगवान शिव भीलों के बीच में। और यह फेस्टिवल उस चीज को जस्टिफाई करता है जो 40 दिन तक सिर्फ और सिर्फ भीलों के प्रति, भगवान शिव के प्रति जो है अपनी अनन्य भक्ति, अपना डिवोशन एक्सप्रेस करने के लिए यह फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल, गवई फेस्टिवल के दौरान भगवान शिव और भस्मासुर के बीच का जो संबंध है उसे भी उजागर करने की कोशिश की जाती है। भस्मासुर और भगवान शिव का वरदान, जिसका एक मिसयूज भस्मासुर ने धरती पर आकर किया था, इन सभी चीजों के बारे में अलग अलग जो कार्यक्रम है, नाटक हैं, वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो गवई फेस्टिवल आप सब याद रखिएगा। कुल मिलाकर गवई फेस्टिवल का संबंध मध्य प्रदेश की किस जनजाति से है? आंसर है भील जनजाति से। गवई फेस्टिवल में भील किसकी उपासना करते हैं? आंसर है भगवान शिव की उपासना करते हैं। गवई फेस्टिवल भीलों के द्वारा कितने दिन तक मनाया जाता है? तो उत्तर होगा 40 दिन तक मनाया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, और भी कुछ इंफॉर्मेशन दे दी आपको कि इनमें भीलों का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसमें भीलों को फॉलो करना होता है। ओके, उसमें वो शराब नहीं पी सकते, मांस नहीं खा सकते, और बिस्तर पर यानी बेड पर नहीं सोते हैं, वो जमीन पर ही सोते हैं। कोमल यानी सॉफ्ट बेड्स पर भी नहीं सोते, वो लकड़ी के बेड्स पर सोते हैं। या लकड़ी मतलब एक मतलब थोड़ा सा इतना मतलब कंफर्टेबल बेड नहीं होता, लकड़ी का, पत्तियों का बने हुए बेड पर भील जो है उस वक्त सोते हैं 40 दिन तक। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? If it is clear, then give me a thumbs up. If it is clear, then give me a thumbs up. If it is clear, then give me a thumbs up. Okay, Vikrant Maravi ji, Saket sir, please provide the PDF. I'll talk to my team and to please upload these PPTs in your description. Okay friends, I have got the confirmation. Atharv Vajiapurkar ji, Vikrant Messi ji, ठीक है, आप सबका मुझे कंफर्मेशन आ चुका है। चलिए हम आगे चलते हैं।
तो दोस्तों भगवान शिव के अपने आप को वंशज मानते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, इन्होंने भील जनजाति पर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्राइबल लिटरेचर हमारे टॉपिक में ऐड हो चुका है, ट्राइबल लिटरेचर। तो हमारे यहाँ की जो अलग अलग जनजातियां हैं, हमारे यहाँ की जो अलग अलग जनजातियां हैं, उन जनजातियों पे अलग अलग पुस्तकें जो लिखी गई हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ट्राइबल लिटरेचर पर प्रश्न आने की पूरी संभावना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, भीलों पर एक किताब है जिसे द भील कहा गया है, द भील। ओके, भीलों पर एक किताब है जिसे द भील कहा गया है, उसको टीबी नायक ने लिखा है। टीबी नायर ने लिखा है। इंग्लिश वाले पीपीटी भी देख लीजिए, जो टीबी नायर करके एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। क्या है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो जनजातीय एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, राइट। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसे कहा गया है द भील। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओके, इज दैट क्लियर? अच्छा ध्यान रखिएगा, भील किस रेस से बिलोंग करते हैं, इसको लेकर अलग अलग इतिहासकारों में, अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट में अलग अलग मत हैं। यानी most of the anthropologists are not unanimous that Bhils belong to which race, तो अलग अलग मत विभाजन देखने को मिला है कि भील किस रेस से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहा है कि भील जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड रेस से बिलोंग करते हैं, जो कि अलग अलग पुस्तकों में, चाहे आप जो पढ़ते हैं अलग अलग पुस्तकें, उसमें बड़े आसानी से आपको ये डेटा मिल जाएगा, ये फैक्ट मिल जाएगा दैट भील बिलोंग टू प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड रेस। लेकिन एक दूसरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है रिजले। ओके, रिजले, हर्बर्ट रिजले नाम है इनका, हर्बर्ट रिजले। इन्होंने भीलों को द्रविड़ रेस का बोला है, द्रविड़ रेस का बोला है। तो ध्यान रखिएगा, आप प्रश्न के हिसाब से सतर्क रहिएगा। भीलों को बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, राइट, मैक्सिमम एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड रेस का बोला है। लेकिन एक ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिनका नाम है हर्बर्ट रिजले, नाम से है, उन्होंने भीलों को द्रविडियन रेस या द्रविड़ रेस का माना है। ओके, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कंफ्यूजन कर सकता है, इसलिए मैंने आप सबको बता दिया। अच्छा, अब देखिए, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मैंने अभी रिसेंट में बता दिए, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और रतलाम, जो भीलों के कह सकते हैं, भीलों के इलाके हैं। अच्छा, अब हम बात करें इनकी सब ट्राइब्स कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखिएगा, मैं हिंदी में चलता हूं दोस्तों। जनजातियों को थोड़ा हिंदी में देखिएगा, इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक देखने को मिल सकती है। एक चीज देखिए, पहले मैं क्लियर कर दूं कि हिंदी में पढ़ना जनजातियां क्यों अनिवार्य है, प्लीज समझिए। मध्य प्रदेश के जो किताबें आई हैं, मध्य प्रदेश की हिंदी ग्रंथ एकेडमी से जो किताबें हैं, जनजातीय विभाग से जो किताबें निकल करके आती हैं, वो ज्यादातर हिंदी में आती हैं। अब जो टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, स्टडी मटेरियल वाले हैं, वो उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो कई बार ध्यान रखिएगा कि स्पेलिंग में अलग अलग प्रकार की डिफरेंसेस मिल जाएंगे, इसलिए हिंदी में थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल होगा, ज्यादा प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकता है उसका, वो हिंदी टेक्स्ट बुक से पता चलेगा। इज दैट क्लियर? ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए कि उनकी उप जनजातियां कौन सी हैं दोस्तों। भिलाला के बारे में मैंने जिक्र किया, भिलाला, इसके अलावा पटेलिया, भिलाला, पटेलिया, बरेला और माडवी, भिलाला, पटेलिया, बरेला और माडवी जनजातियां जो हैं वो भीलों की उप जनजाति कही गई हैं। प्यारे दोस्तों, उप जनजातियां जो हैं भीलों की, ये मानी गई हैं। ओके, भिलाला, पटेलिया, बरेला और मडवी, भिलाला, पटेलिया, बरेला और मडवी। ओके, अब आप बोलोगे सर सब ट्राइब्स याद करने जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, सब ट्राइब्स याद करना बिल्कुल जरूरी है। एमपीपीएससी 2019 में एक मैच द फॉलोइंग आ चुका था, जिसमें 3 ट्राइब्स थी और 3 ट्राइब्स एक तरफ लिखी थी और उनकी एक सब ट्राइब जो है दूसरी तरफ लिखी थी और मैच द कॉलम आया था। इज दैट क्लियर? तो सब ट्राइब्स पढ़ना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, सब ट्राइब्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी की सब ट्राइब्स आपको याद होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? भीलों की भील, भिलाला, पटेलिया, बरेला और माडवी, ये 4-5 मुख्य सब ट्राइब्स हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये फैक्ट भी हमने डिस्कवर किया, सर्वाधिक साक्षर उप जनजाति भिलाला। अच्छा, जरा एक चीज देखिए, यहां पर मैंने लिखा है सर्वाधिक साक्षर उप जनजाति भिलाला है, यानी मोस्ट लिटरेट सब ट्राइब, मोस्ट लिटरेट सब ट्राइब। जरा इस तथ्य पे गौर करिए दोस्तों, मोस्ट लिटरेट सब ट्राइब, लेकिन आगे कुछ और है, मोस्ट लिटरेट सब ट्राइब ऑफ भील्स।
मोस्ट लिटरेट सब ट्राइब ऑफ भील्स, पूरे मध्य प्रदेश की नहीं, इज दैट क्लियर? मोस्ट लिटरेट सब ट्राइब्स ऑफ भील्स, यानी भीलों की उपजातियां या उप जनजातियों में से सबसे ज्यादा साक्षर जो है वो भिलाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में वो जनजातीय समूह, पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश, समूचे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षर संपूर्ण मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें, संपूर्ण मध्य प्रदेश में दोस्तों, तो वो है प्रधान। और प्रधान जो है वो गोंडों की सब ट्राइब है, गोंडों की एक उप जनजाति है। इज दैट क्लियर? प्रधान। दोस्तों, जब मैंने ज्योग्राफिकल लोकेशंस का लेक्चर लिया था, जब मैंने आपको जनजातियों के भौगोलिक विस्तार के बारे में क्लास ली थी, तो मैंने आप सबको उस वक्त यह भी बतलाया था कि प्रधान आज मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा लिटरेट सब ट्राइब है। और लिटरेट होने की वजह से इनका इकोनॉमिक एडवांसमेंट हो गया, एजुकेशनल एडवांसमेंट हो गया, राइट? इकोनॉमिक एडवांसमेंट, एजुकेशनल एडवांसमेंट, साइंटिफिक एडवांसमेंट, सोशल एडवांसमेंट, हर प्रकार का एडवांसमेंट हो गया। काफी ज्यादा अर्बनाइज्ड हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का लाभ उठाकर बड़े बड़े पदों पर बैठ गए। इसकी वजह से इन्होंने अपने आप को एक डिफरेंट आइडेंटिटी मानना शुरू कर दिया है। ओके, इसकी वजह से इन्होंने अपने आप को एक डिफरेंट आइडेंटिटी मानना शुरू कर दिया है, और वो एज ओल्ड आर्किक या फिर पुराने जो गोंडों की संस्कृतियां हैं, उन संस्कृतियों से अपना एक अलगाव प्रस्तुत कर। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, द टेक्निकल इशू हैज बीन रिजॉल्व्ड। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गया कि पावर ऑफ हो रहा है, पावर ऑफ हो रहा है ये इशू नहीं है, बट हमारा इन्वर्टर बैकअप क्यों नहीं दे रहा है अचानक से, आज ये समझ में नहीं आ रहा। तो सर्विस इंजीनियर्स को कॉल करना पड़ेगा लगता है। और ओके, तो आप लोग चले गए क्या यार? वापस आ जाओ, सब लोग वापस आ जाओ। ओके दोस्तों, कहाँ गया हमारा पीडीएफ? मैं चाहूंगा हमारी टीम से हमारी पीडीएफ को जैसे अपलोड कर दिया जाए। इज इट द पीडीएफ? दोस्तों बस 2 मिनट आप होल्ड करेंगे तो हम अपनी क्लास पर, अपने उसी सेगमेंट पर, उसी टॉपिक पर वापस चले जाएंगे। ओके, इज इट क्लियर नाउ? Black screen. आप बस 2 मिनट होल्ड करें, हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इतना तो होता रहता है, क्लास में भी लाइट गोल हो जाती है कभी कभी। डोंट वरी, आई एम बैक। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों हम लोग ब्रेक में जाने से पहले हमने क्या बातें की थी? सब ट्राइब्स के बारे में बातें की थी। सब ट्राइब्स के बारे में दोस्तों हम बात जब कर रहे थे, तो सब ट्राइब्स के बारे में बातें करते करते हमने ये आपसे कहा था कि 2019 के एमपीपीएससी में एक प्रश्न आ गया था, जहां एक तरफ ट्राइब्स लिखी हुई थी और एक तरफ सब ट्राइब्स लिखी हुई थी, और उनके बीच में एक मैच द फॉलोइंग जो है वो करना था। तो सब ट्राइब्स आपको पढ़नी है, राइट? 4-4, 5-5 सब ट्राइब्स जो आपको नोट्स में हम लोग बराबर दे रहे हैं, या पीपीटी के माध्यम से या क्लास के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, उन्हीं सब ट्राइब्स को पढ़ना है। दोस्तों बहुत सारी किताबों में 20-20 सब ट्राइब्स दी हुई है, 15-15 सब ट्राइब्स दी हुई है, इतना नहीं पढ़ना है। एग्जैक्टली, एटलीस्ट हम जितना बता रहे हैं उतना तो पढ़ना है, वरना ये चैप्टर आपका कभी खत्म नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली, चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। भीलों के बारे में दोस्तों बात करें, भीलों की सोसाइटी के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, राइट? भीलों की सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। कुछ और तथ्य जो है उनके बारे में इंपॉर्टेंट है, वो ये दोस्तों कि भीलों के हाउस को क्या कहा जाता है? भीलों के घरों को दोस्तों कू कहा जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा, भीलों के घरों को कू या कू कहा जाता है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, कुछ और टर्मिनोलॉजीज याद रखिएगा। उनके मोहल्लों को, राइट, जहां पर बहुत सारे कू होंगे, कू का मतलब होम होगा, और जहां बहुत सारे होम्स होंगे, बहुत सारे घर होंगे, वो बन जाएगा उनका सेटलमेंट, या फिर एक गांव बन जाएगा। तो भीलों के सेटलमेंट को, किताबों में लिखा हुआ है भीलों के सेटलमेंट को, यानी जहां बहुत सारे कू होंगे, बहुत सारे घर होंगे,
वहां पर उन्हें कहा जाएगा पाल्या, उन्हें कहा जाएगा पाल्या। और पाल्या भी दो प्रकार के होते हैं, जरा मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, ध्यान रखिएगा अच्छे से। सबसे पहले कू का क्या मतलब होता है? कू का मतलब होता है हाउस ऑफ व्हील्स, हाउस ऑफ व्हील्स। आप सब नोट्स बनाते चलें, रनिंग नोट्स। हाउस ऑफ व्हील्स, जहां बहुत सारे हाउसेस हो जाएंगे, राइट, जहां बहुत सारे घर हो जाएंगे, वो मोहल्ला बन जाएगा, गांव बन जाएगा, राइट। हम कह सकते हैं विलेज बन जाएगा, विलेज बन जाएगा, या सेटल। हो गया फिर से होगा। वेट माय डियर फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं इशू। ओके, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था, ध्यान रखिएगा, मैं आपको यह बता रहा था कि भीलों के जो घर होते हैं, उनके जो घर होते हैं, उनके जो घर होते हैं, उन्हें कू कहा जाता है, कू, राइट। बहुत सारे कू या बहुत सारे घर जो है एक सेटलमेंट का फॉर्म ले लेते हैं, या किसी गांव मोहल्ले या विलेज का फॉर्म ले लेते हैं। तो विलेज भीलों के दो प्रकार के होते हैं, विलेज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बिग विलेज, बड़े गांव, बिग विलेज यानी बड़े गांव, ठीक। और एक होते हैं छोटे विलेज यानी स्मॉल विलेजेस। तो इन दोनों के लिए दो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, बिग विलेज यानी जहां पर बहुत सारे कू हो, राइट, बहुत सारे कू हो, और दूसरे स्मॉल विलेजेस यानी जहां पर थोड़ा कम हो कू। अब इसको लेकर कोई डेफिनेट डेटा तो नहीं है दोस्तों, इसको लेकर कोई डेफिनेट डेटा तो नहीं है, लेकिन हाँ नॉमेनक्लेचर है जो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो स्मॉल विलेजेस होते हैं उन्हें पाल्या कहा जाता है, पाल्या, उन्हें पाल्या कहा जाता है। और जो बड़े विलेजेस होते हैं, लार्ज विलेजेस, उन्हें पाल कहा जाता है। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजीज याद रखिए दोस्तों, कू, पाल्या और पाल। कू जो है वो भीलों के घरों को कहा जाता है, पाल्या उनके स्मॉल विलेजेस को कहा जाता है, छोटे गांवों को कहा जाता है, और पाल जो है उनके बड़े विलेजेस को कहा जाता है। एक और चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक और क्वेश्चन जो एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की अपने आप को मामा कहलाना पसंद करती है? याद करिए, तांत्या मामा, ओके, याद करिए तांत्या मामा। तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है वो अपने आप को मामा कहलाना पसंद करती है? तो ध्यान रखिएगा, भील जो है एक दूसरे को आउट ऑफ रिस्पेक्ट जो है वो मामा कहना पसंद करते हैं। इज दैट क्लियर? मामा कहना पसंद करते हैं। जैसे हम लोग ब्रो कहते हैं, भाई कहते हैं, बड्डे कहते हैं बुंदेलखंड में, ओके, मोड़ा कहते हैं चंबल में। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर भील जो है वो एक दूसरे को दद्दा कहते हैं बुंदेलखंड में। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर भील एक दूसरे को मामा कहलाना पसंद करते हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, भीलों की जो महिलाएं हैं वो ऑर्नामेंट लविंग होती है, ऑर्नामेंट लविंग, ऑर्नामेंट लविंग, ओके। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार बन गया है दोस्तों। हमारे यहां एक ट्राइब है जो टैटू लविंग है, हम आगे पढ़ेंगे। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है वो गुदना प्रिय है? टैटू को हिंदी में गुदना कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति गुदना प्रिय जनजाति है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश इज टैटू लविंग? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश बिलीव्स इन टैटू आर्ट या फेमस फॉर टैटू आर्ट? तो आंसर होगा बैगा। आगे चलकर हम देखेंगे, लेकिन इसी से इंस्पिरेशन लेकर के, ध्यान रखिएगा, इसी से इंस्पिरेशन लेकर के ये भी क्वेश्चन कई बार मॉक्स में, हालांकि एग्जाम में नहीं आया है, बट मॉक्स में पूछ लिया गया है, अलग अलग कोचिंग के मॉक्स में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश इज ऑर्नामेंट लविंग? तो ध्यान रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश इज ऑर्नामेंट लविंग? भील जो है वो ऑर्नामेंट, गहना प्रिय जनजाति है। तो गुदना प्रिय और गहना प्रिय जनजाति दोनों अलग अलग है। आपकी जानकारी के लिए, आपके रिवीजन के लिए मैं एक बार फिर से तथ्य आपके सामने परोस दूं, गुदना प्रिय जनजाति जो है वो बैगा है, और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, अलग अलग एग्जामिनेशंस में आ चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इज दैट क्लियर? गुदना प्रिय जनजाति जो है वो बैगा है, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, राइट। लेकिन ध्यान रखिएगा, गुदना प्रिय के साथ साथ अलग अलग मॉक्स में, अलग अलग कोचिंग की टेस्ट सीरीज वगैरह में एक क्वेश्चन और बड़ा अच्छे से उछलते कूदते हुए देखा जाता है, और वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति गहना प्रिय है? तो गहना प्रिय भील है, और गुदना प्रिय जो है वो कौन है? बैगा है। इन दोनों चीजों के बीच में जरा सेग्रीगेशन आप सब रखिएगा माय डियर फ्रेंड। आगे चलते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आपके रिवीजन के लिए बता दें, ये भगवान शिव को अपना वंशज मानते हैं। भील वर्ड भिल वर्ड से मिल करके बना है, जिसका मतलब होता है तीर,
बो, ओके, और ये तीरंदाजी में एक्सपर्ट हैं। ज्यादातर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड रेस से संबंधित बोलते हैं, लेकिन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो इन्हें द्रविड़ रेस का बोलते हैं, उनका नाम है हर्बर्ट रिजले। हर्बर्ट रिजले, इन्होंने टीबी नायर नाम के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है द भील, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। इनकी उपजनजाति भिलाला, पटेलिया, बरेला और मांडवी, 4 उपजातियां इनकी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इज दैट क्लियर? इनके घरों को कू कहा जाता है। इनके बहुत सारे जो बड़े छोटे गांव हैं उन्हें पाल्या कहा जाता है, और बड़े गांव जो हैं उन्हें विलेज कहा जाता है दोस्तों। इज दैट क्लियर? ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट देखिए, गहन आभूषण प्रिय भील महिलाएं आभूषण प्रिय होती हैं या गहना प्रिय होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार की बातें हैं। पाल्या छोटे गांव और पाल जो है वो बड़े गांव। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं, हम लोग भीलों के कुछ नृत्य को देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों भीलों के नृत्य पर प्रश्न आने की संभावना कम है, क्योंकि अगर डांसेस पे क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके लिए हमारे पास दूसरी ट्राइब्स है, बट भील फिर भी भीलों के फेस्टिवल पर प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। भीलों के फेस्टिवल्स पर प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। फिर भी ध्यान रखिएगा, हमने कुछ ऐसे उनके भीलों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए हैं जो एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों मेरा ये धर्म है, उत्तरदायित्व है, इतने ज्यादा डाइवर्सिफाइड टॉपिक में आपका ध्यान इस चीज पर हमेशा लाते रहना कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से कम इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे बोलेंगे कि सर आपको कैसे पता, तो ये समझ लीजिए मुझे पता है। इज दैट क्लियर? मुझे पता है, बस बाद में क्लेम मत कीजिएगा कि पेपर आपने ही बनाया है। ध्यान रखिएगा, भीलों के नृत्य पर प्रश्न आने की संभावना कम है, बट फिर भी हमें याद रखना है। दोस्तों आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा है गरबा गरबी गावलन। गरबा गरबी गावलन ये मालवा का एक लोक नृत्य है, यानी फोक डांस है। ये भीलों में किया जाता है। भीलों का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है हाथी माना डांस। ओके, ये ध्यान रखिएगा, हाथी माना डांस जो है दोस्तों ये भीलों का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है। इसके अलावा कहरवा, दोहो और भवई। ओके, ध्यान रखिएगा, भवई उनका नृत्य है। भवई इनका नृत्य है और गवई इनका फेस्टिवल है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, जहां जहां कंफ्यूजन के चांसेस हैं मैं आप सबको बता दूं कि भवई जो है दोस्तों वो भीलों का डांस है। ओके, और गवई जो है ये भीलों का एक फेस्टिवल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फेस्टिवल। और फेस्टिवल क्या है? जिसमें भगवान शिव के प्रति अपनी जो डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, वो भील समुदाय गवई फेस्टिवल मना करके बतलाता है। तो गवई थोड़ा अलग से पढ़िएगा और भवई 2 अलग अलग चीजें हैं माय डियर फ्रेंड। सबसे इंपॉर्टेंट डांस हाथी माना डांस। ओके, हाथी माना डांस। ओके, चलिए हम बात करते हैं फेस्टिवल्स की। तो सिर्फ 4-5 फेस्टिवल्स हैं, भवई, दोहो, कहरवा, गरबा गरबी गावलन और हाथी माना डांस। ओके, ये 5 मेन डांसेस जो हैं वो भीलों के हैं। अच्छा दोस्तों देखिए, एक मैं आपको बता दूं, क्योंकि डांसेस पर एक आध क्वेश्चन आएगा। 150-200 प्रकार के डांसेस जो हैं, ट्राइबल डांसेस, 150-200 प्रकार के ट्राइबल डांसेस और ट्राइबल फोक सॉन्ग्स अलग अलग किताबों में देखने को मिल जाएंगे। मेरा काम है आप सबको सारे ट्राइब्स के सारे ट्राइबल डांस पढ़ाना, वरना जिस प्रकार के एलिगेशन मुझ पर लग सकते हैं कि सर आपने ये पार्ट मिस कर दिया। लेकिन मेरा काम यह भी बतलाना है कि बेटा यहां से प्रश्न आने की संभावना कम है। ट्राइबल डांस में कौन सा डांस इंपॉर्टेंट है? अच्छा, जब डांस इंपॉर्टेंट की बात करते हैं कि कौन सा डांस इंपॉर्टेंट है, तो हम 3-4 पैरामीटर्स को जज करते हैं कि क्या ये प्रदेश स्तर पर रिकॉग्नाइज्ड है, नेशनल स्तर पर रिकॉग्नाइज्ड है, क्या इस डांस को कभी किसी प्रकार का अवार्ड मिला, क्या ये कभी न्यूज में रहा, क्या ये डांस कभी किसी प्रकार से न्यूज में रहा, क्या इस डांस के किसी कलाकार को राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर पर किसी प्रकार का एक्नॉलेजमेंट मिला। तो इन सारे लिटमस टेस्ट को फॉलो करने के बाद जो है हम दोस्तों इस नतीजे पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एग्जामिनर एटीट्यूड इस डांस पर आ सकता है या नहीं, एग्जामिनर की वक्र दृष्टि इस डांस पर पड़ सकती है या नहीं।
इस प्रकार के जो डांसेस हैं भीलों की किताबों में पढ़ने को जरूर मिल जाते हैं, राइट, बट इनका रिकॉग्निशन जो है वो प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। फिर भी आप सबको मैंने बता दिया, गोंडों के डांस पर है और बैगाओं के डांस पर है, तो वहां पर हम लोग उसको देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर डांसेस पूछना होगा तो हमारे आर्ट एंड कल्चर में आपको पता है निमाड़, मालवा, उस पर अलग अलग प्रकार के डांसेस हैं जिन पर मध्य प्रदेश पीएससी लगातार प्रश्न पूछता आ रहा है। अगर ट्राइबल कला और संस्कृति पूछना चाहेगा तो बहुत कुछ पूछने के लिए है, बजाय इसके एक लेसर नोन कल्चरल एस्पेक्ट के पूछने के। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, अब हम भीलों के फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब भीलों के फेस्टिवल के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फेस्टिवल है भीलों का गल फेस्टिवल। ओके, क्या है? गल फेस्टिवल। गल, गल मिट्टी मिट्टी बोल। ओके, गल फेस्टिवल। दोस्तों गल फेस्टिवल, ओके पहले मैं पानी पी लूं फिर बताता हूं। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए जरा। भागोरिया तो है ही ऑफ कोर्स, अर्पण जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी प्रकार प्रेम बना करके रखें, आपका प्रेम ही हमारी शक्ति है। ओके, अथर्व, हाँ भागोरिया है, बट भागोरिया आज की डेट में इतना आम क्वेश्चन हो चुका है कि कोई भी कर देगा, तो हमें दूसरे फेस्टिवल्स देखने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, चलिए फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करते हैं गल फेस्टिवल को। ध्यान रखिएगा, गल फेस्टिवल में, ये गल फेस्टिवल जो है भीलों का सबसे बड़ा मनौती त्योहार है। सबसे बड़ा मनौती त्योहार। मनौती का मतलब होता है अपनी कोई फेवरेट विश, अपनी कोई फेवरेट विश पूरी करवाने के लिए जो है वो गल फेस्टिवल मनाया जाता है। आप देख सकते हैं इस दिन भीलों का सबसे बड़ा मनौती महोत्सव है। भीलों का सबसे बड़ा कह सकते हैं मनौती महोत्सव है, और एक्चुअली में एक देवता है, उनका नाम है गल देवता। ओके, गल देवता, राइट, गल देवता। तो गल देवता को समर्पित यह त्योहार जिसे आप गल फेस्टिवल कहते हैं, जिसमें भील जो है वो अपनी गल मनवाने के लिए, पंजाबी वर्ड है ना, मेरी गल सुन ले भाई, मेरी गल पूरी कर दे भाई, ओके कहते हैं ना, तो भील जो है वो अपनी गल मनवाने के लिए, यानी अपनी बात मनवाने के लिए गल देवता के पास, जो कि भीलों के ही एक देवता है। जब हम लोग भीलों के देवताओं के बारे में अध्ययन करेंगे तब हम देखेंगे गल देवता उनके एक प्रमुख देवताओं में शामिल है। और गल देवता जो है, इनके लिए एक मनौती फेस्टिवल, मनौती त्योहार या मनौती महोत्सव बनाया जाता है, जिसमें भील अपनी विशेष पूरी करने के लिए इस देवता की आराधना करते हैं या पूजा करते हैं। तो आई होप गल फेस्टिवल इज क्लियर। तो दोस्तों, अगर प्रश्न आ गया भीलों का सबसे बड़ा मनौती उत्सव कौन सा है, आंसर है गल महोत्सव। या फिर गल महोत्सव का संबंध किससे है, आंसर है भीलों से। और भीलों के किससे? दिस इज द बिगेस्ट, ओके क्या है, दिस इज द बिगेस्ट मनौती फेस्टिवल। ओके, अपनी मनौती मानने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है, गल देवता को समर्पित है। ओके, इसके अलावा दोस्तों इंदल फेस्टिवल है, ध्यान रखिएगा, एक फेस्टिवल इनका है इंदल फेस्टिवल। अब ये इंदल फेस्टिवल क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंदल फेस्टिवल को आप ऐसे याद कर सकते हैं, इंदल फेस्टिवल को, इंदल इंद्र जैसी फीलिंग दे रहा है, इंद्र, और इंद्र भगवान हमारे यहाँ क्या है, रेन गॉड्स है, यानी बारिश के देवता है, रेन गॉड्स है या बारिश के देवता है, उन्हें इंदल कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये इंदल फेस्टिवल एक विशेष प्रकार के देवता को समर्पित है। उस देवता का नाम है बाबदेव, उस देवता का नाम है बाबदेव। ये इंद्र के ही अवतार माने गए हैं, ये भीलों में इंद्र के ही अवतार माने गए हैं, या फिर हम कह सकते हैं भीलों में इन्हें रेन गॉड माना गया है, रेन गॉड, वर्षा के देवता, इन्हें जो है दोस्तों रेन गॉड माना गया है। और डेफिनेटली भीलों की चूंकि जो इकोनॉमी है वो एग्रेरियन है, यानी कृषि प्रधान है। ओके, कृषि प्रधान है, तो कल्टीवेशन का जब सीजन आता है तो उन्हें एक अच्छी पैदावार के लिए अच्छी बारिश की आवश्यकता है, और अच्छी बारिश के लिए उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा रेन गॉड्स को। ओके, वर्षा के देवताओं को, उन्हें रेन गॉड्स को जो है प्रसन्न करना पड़ेगा, और इसलिए उनके जो रेन गॉड है उनका नाम है बाबदेव। और बाबदेव की जब पूजा अच्छी रेनफॉल के लिए या गुड हार्वेस्टिंग के लिए की जाती है, उस फेस्टिवल को हम इंदल फेस्टिवल बोलते हैं। आप इंदल फेस्टिवल इंद्र से रिलेट कर सकते हैं, और बाबदेव जो है वो इंद्र के अवतार माने गए हैं। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स?
क्लियर है? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, इंदल महोत्सव, इंदल महोत्सव, ठीक है। दोस्तों अब आपका फेवरेट फेस्टिवल जो है, जिसे आप भागोरिया फेस्टिवल कहते हैं, ओके। भागोरिया फेस्टिवल, इसे बताने की जरूरत नहीं, पता नहीं कितनी बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। इसे कहते हैं फेस्टिवल ऑफ लव, प्रेम का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ लव, इसे कहते हैं प्रेम का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ लव। तो ये मनाते हैं, भील मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, अब भागोरिया इतना नॉर्मल प्रश्न हो चुका है कि इसमें थोड़ा दूसरी जानकारी भी पूछी जा सकती है। तो भागोरिया पर भील मनाते हैं, झाबुआ, अलीराजपुर और वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ये तो प्रश्न हो गया, कुछ और इंफॉर्मेशन ले लीजिए। ये एक 7 डे फेस्टिवल है, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ लव, और ये एक 7 डे फेस्टिवल है। लेकिन और ये परमार रूलर्स, मध्य प्रदेश में जब परमार वंश का शासन हुआ करता था, तब से ये उत्सव मनाया जा रहा है। ध्यान रखें कि परमार वंश के अंदर, परमार वंश का जब मध्य प्रदेश में शासन चल रहा था, तो उनके 2 सामंत यानी 2 फ्यूडल्स हुआ करते थे। उनके अंदर 2 सरदार, सामंत या 2 फ्यूडल्स काम किया करते थे। उनका एक का नाम था कसुमार और एक का नाम था बालम, ओके, बालम, ओके। ध्यान रखिएगा, जब परमारों का शासन था तो कसुमार और बालम नाम के उनके 2 सामंत हुआ करते थे, 2 सामंत हुआ करते थे। और इन दो सामंतों ने एक सामूहिक विवाह उत्सव की शुरुआत की, आयोजन किया। उस वक्त उन्होंने इस फेस्टिवल को भागोर नाम के एक विलेज में, भागोर नाम के विलेज में, जो कि आज झाबुआ में ही आता था उस वक्त, ओके, उन्होंने इसकी शुरुआत की, एक त्योहार बनाने की शुरुआत की। तब से एक प्रथा बन गई और अब ये एक फेस्टिवल के रूप में एंजॉय किया जाता है। और ये होली के आसपास 3 चरणों में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये 7 दिन का फेस्टिवल है, होली के आसपास 3 चरणों में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत परमार वंश के समय से हुई, जब परमार वंश के 2 सामंत, जिनका नाम है कसुमार और बालम, इन्होंने एक सामूहिक विवाह परंपरा की शुरुआत की, जो बाद में चलकर प्रेम के त्योहार में तब्दील हो गई, राइट। दिस फेस्टिवल वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परमार रूलर्स। द 2 feudals of Parmar, Kasumar and Balam, started a collective marriage festival, and this collective marriage festival later transformed into festival of love. This is known as Bhagoria festival, my dear friends. Bhagoria festival, the name Bhagoria or the nomenclature Bhagoria came because this festival was first celebrated during the Parmar rule, of course, in the Bhagor village of Jhabua. Bhagor village of Jhabua. That's why the name, the nomenclature Bhagoria came. Is that clear, my dear friends? चलिए, तो भागोरिया के बारे में बात करें तो भागोरिया 3 अलग अलग फेजेस में मनाया जाता है। पहले फेज को कहते हैं गुलालिया हाट, ओके, ध्यान रखिएगा। पहले फेज को कहते हैं गुलालिया, पहले फेज को कहते हैं गुलालिया हाट, गुलालिया हाट। दूसरे फेज को कहते हैं भागोरिया हाट, दूसरे फेज को कहते हैं भागोरिया हाट। और तीसरे फेज को कहते हैं उजाड़िया हाट, तीसरे फेज को कहते हैं उजाड़िया हाट। तो गुलालिया हाट, भागोरिया हाट और उजाड़िया हाट। ध्यान रखिएगा, गुलालिया हाट के समय, ध्यान रखिएगा, गुलालिया हाट के समय जो भील्स हैं वो अलग अलग प्रकार की शॉपिंग्स करते हैं। इस फेस्टिवल से संबंधित जो जो उनको सामग्री चाहिए, वो सारी सामग्रियां जो है बाजार में एकत्रित करते हैं। बहुत लंबा चौड़ा हाट लगता है, उस हाट में अलग अलग प्रकार की इकोनॉमिक या कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है इस फेस्टिवल के थ्रू, ओके। वो सारी सामग्रियां जब एकत्रित कर लेते हैं, नाम ही देखिए गुलालिया, गुलाल खरीदा जा रहा है, और ये गुलाल लगाया जाएगा अपनी प्रेयसी को, कब? भागोरिया के दिन। भागोरिया ये होली के दिन होता है, ये होली के दिन होता है, जहां प्रेमिका जो है, लड़की जो है, वो अपना वर चुनती है। और एक सामाजिक बाध्यता है कि भागोरिया के दिन यदि यदि किसी कन्या ने किसी पुरुष को, किसी लड़के को गुलाल लगाकर चुन लिया, तो एक सामाजिक बाध्यता है या एक कल्चरल बाउंडेशन है कि समाज को या पेरेंट्स को भी उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये भागोरिया हाट है, ये होली के दिन होता है। पहले चरण में गुलालिया हाट होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भागोरिया आजकल बड़ा आम फेस्टिवल हो चुका है।
ओके, मतलब एग्जामिनेशन के पर्पज से। तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भागोरिया के जो 3 अलग अलग फेस हैं, इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए कह दिया, तब तो हम परेशान हो जाएंगे। तो सबसे पहले होता है गुलालिया हाट। गुलालिया हाट, जहां पर सामग्रियों को एकत्रित किया जाता है, वो सारी सामग्रियां एकत्रित की जाती हैं जो इस उत्सव को मनाने के लिए जरूरी है। फिर आता है होली का दिन, गुलाल लगाने का दिन। ओके, उस दिन गुलालिया हाट के बाद भागोरिया हाट होता है, और भागोरिया हाट के दिन ही वो जो एक लव है, लव का मैनिफेस्टेशन या प्यार की अभिव्यक्ति जो है वो युवक और युवतियां करते हैं। उसके बाद आखिरी में उजाड़िया हाट, नाम से ही दिख रहा है सब कुछ उजड़ गया, वो सारे हाट बाजार जो लगे थे वो उजड़ गया। अब क्या है, अब लगभग हाट बाजार उजड़ गया है, और ये पूरा का पूरा फेस्टिवल जो है अपने क्लाइमेक्स की ओर है। भीलों ने भी खूब एंजॉय करके अपने सारे पैसे खत्म कर दिए। उजाड़िया हाट के दौरान भीलों के लगभग पैसे तब तक खत्म हो चुके होते हैं, और वो अपने मतलब नाचने गाने या उत्सव के मूड में ही रहते हैं, अपने फेस्टिव मूड में ही रहते हैं। और जितने राहगीर जा रहे होते हैं या जितने लोग जा रहे होते हैं, उनसे उत्सव फेस्टिव सीजन को कंटिन्यू रखने के लिए चंदे वगैरह लेते हैं, पैसे वगैरह लेते हैं। और एक सांस्कृतिक बाध्यता है कि आसपास के लोगों को भीलों के इस फेस्टिव मूड को बनाए रखने के लिए ओके, इस एक कल्चरल फाउंडेशन है कि उन्हें पैसा देना पड़ता है। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो 3 फेजेस में इसे याद किया जाए। 3 फेजेस में आप इसे याद करिए। 3 फेजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले होता है गुलालिया हाट, फिर होता है भागोरिया हाट, और फिर होता है उजाड़िया हाट। आप भागोरिया पर सीधे ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि भागोरिया फेस्टिवल कहां होता है और कौन सी ट्राइब इसे मनाती है। इज दैट क्लियर? सिर्फ ये क्वेश्चन अब शायद ना पूछा जाए, क्वेश्चन का लेवल अप होगा अगर सिर्फ भागोरिया पूछना है तो भी। इज दैट क्लियर? तो जितनी भी जानकारियां मैंने भागोरिया फेस्टिवल से रिलेटेड फ्रेंड्स बताई, प्लीज मेक श्योर कि आप उसे याद रखें। चलिए कुछ और फेस्टिवल्स कर लेते हैं दोस्तों एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, ये आखिरी है, फिर अपूर्व सर के आने का समय भी हो चुका है। आई होप सर अपूर्व जाने का समय हो चुका है। ओके, एक आखिरी फेस्टिवल हम लोग और कर लेते हैं, उसे कहते हैं बाणेश्वर फेयर। ओके, हिंदी में आप देख सकते हैं बाणेश्वर फेयर। बाणेश्वर फेयर है, इसे हिंदी में मैं यही ले लेता हूं, बाणेश्वर मेला। बाणेश्वर मेला दोस्तों, बाणेश्वर मेला को जो है वो भीलों का कुंभ कहा जाता है। माइंड इट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। भीलों का कुंभ निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? आंसर है बाणेश्वर मेला। ओके, ध्यान रखिएगा दोस्तों, भीलों का जो एक्सपेंशन है या विस्तार है मध्य प्रदेश में, वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में है, लेकिन उसके अलावा राजस्थान में भारी संख्या में भील पाए जाते हैं और गुजरात में भी भारी संख्या में भील पाए जाते हैं। दोस्तों राजस्थान में एक जगह है जो माही नदी, जो कि हमारे मध्य प्रदेश से ही निकलती है और 2 बार टॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है, सोम नदी और जाखम नदी। माही, सोम और जाखम, इन दोनों के ट्राई जंक्शन पर या इन तीनों के संगम पर, किस नदी के? माही, सोम और जाखम नदी के संगम पर एक मेला लगता है महाशिवरात्रि के दिन। और ये जो मेला लगता है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये राजस्थान में है। राइट, ये जो संगम 3 नदियों का है ये राजस्थान में है, माही, सोम और जाखम नदी, ये संगम पर, और इसे ही भीलों का कुंभ कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ओके, अब दोस्तों हम कल से एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स के बारे में देखेंगे। एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारे कस्टम्स हमें पढ़ने हैं भीलों के, बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारे कस्टम्स हमें पढ़ने हैं। एक एक चीज को खंगाल कर देखना है, और मैं आप सबसे एक चीज का विश्वास दिलाता हूं, आप सबको आश्वस्त करता हूं कि यदि आप हमारे वीडियोस को लगातार, चाहे लाइव के माध्यम से या फिर आप अगर अलग से भी देख रहे हैं, तो ये हमारा विश्वास मान के चलिए कि इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी R&D के बाद, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद दोस्तों हमने हमारे ट्राइब्स के जो पूरा कंटेंट है वो रेडी किया है। ओके, और इस वीडियो के बाद मुझे लगता नहीं है कि पूछा जाना चाहिए कुछ भी। ओके, इज दैट क्लियर? तो स्टे ट्यून्ड विद प्रयास केएलसी माय डियर फ्रेंड्स। कल फिर मुलाकात होगी। भीलों का आर्ट एंड कल्चर अभी समाप्त नहीं हुआ है। भील विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स। हमारे जो स्टार्टिंग की 3 ट्राइब्स हैं, चाहे वो भील हो, गोंड हो, कोरकू हो,
2-3 ट्राइब्स जो बड़ी बड़ी ट्राइब्स है और कोल जो है ये थोड़ा ज्यादा समय लेंगे। भीड़ हो सकता है 2-2.5 घंटे ले ले, गोंड हो सकता है 2-2.5 घंटे ले ले, लेकिन बाद में जो छोटी छोटी ट्राइब्स आ जाएंगी, राइट, छोटी ट्राइब्स आ जाएंगी तो उनकी कला और संस्कृति में इतनी विविधता नहीं है, इतनी डेप्थ नहीं है, इतने डायमेंशंस नहीं। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ाएंगे कल काम को अपने। तब तक के लिए आप सबको मेरा गुड बाय। कल मिलते हैं। कल का टाइमिंग जो है ऑफ कोर्स आपको पता चल जाएगा।